गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है पद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि कल की कक्षा में हमने पद्य शिक्षण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि कविता की विशेषताएं क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि जब कवि अध्यापक कविता को पढ़ाता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंज आते हैं, जिसको अपना कर वो शिक्षण कार्य करने की कोशिश करता है तो उसमें कई व्यवधान आते हैं, समस्याएं आती हैं। तो समस्याएं कौन कौन सी आती हैं जब हम कविता को पढ़ाते हैं? तो उसमें पहले की कक्षा में एक दिन मैंने बताया था कि प्रस्तावना किस तरीके से की जाए। तो प्रस्तावना के ऊपर हमने जो है किया था। प्रस्तावना कैसे की जाए वो मैंने आपको चैलेंज था, वो भी मैंने आपको बताया था। आज जो है उसके आगे ही हम बढ़ रहे हैं। उसमें अब आज का हमारा है कि कविता पढ़ाते समय उसकी आलोचना भी की जाए या नहीं। पहली चुनौती है कविता पढ़ाते समय कविता की आलोचना की जाए या नहीं। अब देखिए कि शिक्षक के सामने ये चुनौती आती है कि जब वो कविता पढ़ा रहा है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब जब हम किसी व्यक्ति की कृति को पढ़ा रहे हैं, किसी कवि की रचना का अध्ययन करा रहे हैं और उसमें कवि परिचय या कविता का परिचय दे रहे हैं और उस समय हम उसके अवगुणों के बारे में यदि बताते हैं तो उससे सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं, अब पिक्चर का जो ऐड आता है, जो उसकी पब्लिसिटी के लिए ऐड आता है, यदि उसमें उसकी क्रिटिसाइज उसको किया जाए कि उस पिक्चर में ऐसा है, उसमें ये करा गया है, ये वो हो गया है, इसमें ये गलत है, ये सही है, तो उससे उस दर्शकों की मानसिकता पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसे ही कविता शिक्षण जब कवि कराता है, शिक्षक कराता है, तो उससे पूर्व यदि उस कविता के बारे में, उस कविता की आलोचना यदि वो करेगा तो छात्रों को उसमें अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे। इसलिए इस पर एक विवाद पैदा हो जाता है और इसी दृष्टि से किसी भी कविता को पढ़ाने से पूर्व कवि परिचय दिया जा सकता है, कविता का परिचय दिया जा सकता है, परंतु उसके अवगुणों के बारे में या उसकी आलोचना जो है हमको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। यदि जब हम कविता पढ़ा चुके हैं, छात्रों को उसका भाव अभिव्यक्ति करा चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं, तब हम अपनी राय, मंतव्य के रूप में सुझाव देते हुए हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि कवि यदि इसमें थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन कर देता तो ये कविता और अधिक प्रभावी हो जाती, रोचक हो जाती, रुचिकर हो जाती। इस तरीके से हम उसके बारे में बता सकते हैं। परंतु कविता की आलोचना पढ़ाने से पूर्व यदि की जाएगी तो छात्रों पर, विद्यार्थियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कविता पढ़ाते समय कवि के विषय में कुछ बताना चाहिए या नहीं। कविता पढ़ाते समय कवि के विषय में कुछ बताना चाहिए
या नहीं। जब हम कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता पढ़ाने से पूर्व हम कवि परिचय पढ़ाते हैं, और कवि परिचय पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जिसकी हम कृति, जिसकी हम रचना को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका परिचय कि वो किस वातावरण में रहा, कैसे उसका लालन पालन हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी थी, उनके जीवन में संघर्ष क्या था, इसके बारे में बालकों को जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बालक पूरी रचना पढ़ने के बाद भी ये सोचता है कि ये रचना किसकी है, ये कौन है, उस कवि के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती है। तो कवि परिचय कराना चाहिए, पर संक्षिप्त में, बहुत अधिक, क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है। हमको 35 से 40 मिनट का पीरियड मिलता है, और उसमें हमको सिलेबस भी पूर्ण कराना है, गद्य भी पढ़ाना है, पद्य भी पढ़ाना है, व्याकरण भी पढ़ाना है, ये सब करना है। तो कवि परिचय संक्षिप्त में कराकर कविता का प्रारंभ यदि किया जाता है तो निश्चित है कि कविता बालकों को रुचिकर लगेगी, प्रभावी लगेगी, और उसके बाद कवि के बारे में, जीवन के बारे में उनको जानकारी हासिल होगी। तीसरा है, क्या कविता का रसास्वादन कराने के पश्चात संभावी कविता देना चाहिए? संभावी कविता देनी चाहिए या नहीं? देखो, जब हमने मूल कविता पढ़ाई है और मूल कविता को पढ़ा के हम उसको और परिपक्व, उसको और अधिक समझाने के लिए या और अधिक बालक में रुचि डेवलप करने के लिए हम जो है उदाहरण के रूप में संभावी कविता को प्रस्तुत करते हैं। फिर वो दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि दोनों कविताओं में कौन सी कविता अधिक उत्तम है, जिसमें भावाभिव्यक्ति अधिक की गई है। इस समस्या का समाधान खोजने से पूर्व यदि हम ये देख लें कि संभावी कविता देने की आवश्यकता है या नहीं है, यदि बालकों को समझ आ गया है, अच्छी तरह समझ आ गया है, तो संभावी कविता देने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं समझ आया है तब हम किसी चीज़ को उदाहरण देके प्रस्तुत करने की और अधिक समझाने का प्रयास करते हैं, तो उस समय हमको संभावी कविता के द्वारा उसको और अधिक समझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा यदि जरूरत नहीं है तो हमको संभावी कविता भी नहीं करानी है। इस प्रकार से जो है अगला है कि पुनरावृत्ति के पश्चात क्या अन्वयी पाठ आवश्यक है? कि पुनरावृत्ति क्वेश्चन अपन कराते हैं। पुनरावृत्ति के पश्चात अन्वयी आवश्यक है। कि पुनरावृत्ति जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें हमने जो कविता पढ़ाई है उसके से संबंधित कि बालक ने कितना समझा है, कितना जाना है, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको उसका ज्ञान करने के लिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो अन्वयी, उसके पश्चात हमको वापस जो है कविता को अन्वयी में विभक्त करके उसको उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पुनरावृत्ति क्वेश्चन के बाद में पुनः कविता का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व हम 2 या 3 बार आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, पुनः सस्वर वाचन में 3 बार हम कविता का उच्चारण एक शिक्षक कर लेता है। तो उसके बाद शायद ऐसा लगता है कि फिर से वापस कविता का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से जो है कविता शिक्षण करते हुए जो है कवि के सामने, शिक्षक के सामने बहुत सारी समस्याओं आती हैं। उन समस्याओं का समाधान करते हुए कविता का यदि शिक्षण कराते हैं या समझ-बूझ के माध्यम से कराते हैं तो कविता जो है शिक्षण प्रभावी होता है। वह कार्य लिखिए, कविता
शिक्षण की प्रमुख चुनौतियों को बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।